हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे चंदीपुरा वायरस के बारे में। तो ये पब्लिक का रिएक्शन कॉमनली दिखता है जब भी कोई नया वायरस का नाम सुनते हैं तभी। ब्रीफ हिस्ट्री। 1965 में चंदीपुरा विलेज है जो नागपुर का पार्ट है, महाराष्ट्र स्टेट। वहाँ पे कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए थे और इसलिए इनका नाम चंदीपुरा वायरस दिया गया है। एंड द कॉमन प्रेजेंटेशन इज एनकेफेलाइटिस। ये सिर्फ महाराष्ट्र में लिमिटेड नहीं है, बट आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और इवन काफ़ी अलग अलग स्टेट में भी इनके थोड़े थोड़े केसेस देखने को मिले हैं और फ्यू केसेस अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिले हैं। ये अर्बो वायरस से बिलोंग करता है और इनका जीनस है वेसिकुलो वायरस और फैमिली है रेप्डोवायरली। अगर ये शेप आप देखें तो ये एक बुलेट शेप है। जो भी वायरल कॉमन जो वायरस के स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन रहता है और ये आरएनए जीनोम रहता है। ये दो कॉमन पार्ट रहते हैं कोई भी वायरस के। ये एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है। न्यूरोट्रोपिक वायरस बोले तो वायरस बॉडी के कोई भी साइट में एंटर होगा, लेकिन फाइनली इट विल रीच टू सीएनएस। आप याद करिए कि ऐसा कौन सा वायरस है जो न्यूरोट्रोपिक वायरस है और बुलेट शेप है, जो हम इनको कजिन ब्रदर मानते हैं। यस, ये है रेबीज वायरस। तो बेसिकली चंदीपुरा वायरस के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ रेबीज वायरस को स्टडी करके हमें पता चली है कि ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर और पैथोजेनेसिस नियर सिमिलर है। काफ़ी अदर वायरस है जिनका बुलेट शेप स्ट्रक्चर है। तो अभी हम थोड़ा इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप थोड़ा पॉज करके सोचिए कि ये कौन सा इंसेक्ट है। तो ये है हाउस फ्लाई। तो कौन कौन से इन्फेक्शन हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें है टाइफाइड फीवर, कोलेरा, डिसेंट्री, एंथ्रैक्स, तुलारेमिया एंड दी काफ़ी सारे बैक्टीरियाज है जो हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट होते हैं। अभी ये फोटोग्राफ तो इतना वायरल हो चुका है कि कोई भी गेस कर सकता है। ये है सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम चंदीपुरा ये कॉमनली काला आजार, लिशमनियासिस ट्रांसमिट करता है। और एक होता है सैंड फ्लाई फीवर। तो ये आपको सबको पता है, ये मॉस्किटो है, बट कौन सा मॉस्किटो है ये है एनोफिलिस मॉस्किटो, जो मलेरिया एंड फाइलेरियासिस ट्रांसमिट करता है। ये मॉस्किटो तो आप सबको पता है, क्योंकि आफ्टर मॉनसून हम काफ़ी सारे केसेस देखते हैं। ये है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ये वाइट स्ट्रिप है जो डेंगू फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया वायरस, जीका वायरस, वेस्ट नाइल फीवर, रिफ्ट वैली फीवर ट्रांसमिट करता है। ये क्या है? ये है रेड फ्ली, जो ब्यूबोनिक प्लेग, म्यूराइन टाइफस एंड यर्सिनिया इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। ये है ह्यूमन लाउस, जो टाइफस फीवर, एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसको बोलते हैं एंटेमोलॉजी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे इंसेक्ट हमारे घर में भी मिलते हैं, गार्डन में भी मिलते हैं, काफ़ी सारे वर्क प्लेस पे भी मिलते हैं। तो इनका पैटर्न क्या रहता है, ये कभी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इन ये कौन कौन सा डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पैथोजेनेसिस थोड़े अच्छे से समझ में आता है। ये जस्ट एक सैंड का स्ट्रक्चर है। तो सैंड फ्लाई और मॉस्किटो में क्या डिफरेंस है? तो एज कम्पेयर टू मॉस्किटो, सैंड फ्लाई का साइज थोड़ा छोटा रहता है, येलोइश ब्राउन कलर रहता है, 40 to 60 एग प्रोडक्शन रहता है। एज कम्पेयर टू मॉस्किटो ये कम है। फ्लाइंग रेंज उनका 200 मीटर तक रहता है, वाइल मॉस्किटो कैन ट्रैवल अप टू 2 to 3 किलोमीटर, और उसमें भी एडिस मॉस्किटो तो अप टू 10 किलोमीटर भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 वीक तक रहता है। तो ये चंदीपुरा वायरस कॉमनली बच्चों को होता है। 2.5 मंथ टू 15 ईयर तक किसी को भी हो सकता है। और ये कॉमनली मानसून सीजन जून टू अक्टूबर मंथ में, क्योंकि ये टाइम पे सैंड फ्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्टली विलेजेस एरिया में देखते हैं, जहाँ पे ये जो घर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये मिट्टी कावडंग से जो घर बनाते हैं, वो एरिया में सैंड फ्लाई ज़्यादा मिलती है।
काफ़ी सारे जो वॉल्स में छोटे छोटे होल्स रहते हैं वहाँ पे भी इनका हैबिटेट मिलता है। और जो भी डार्क एरियाज रहते हैं, ब्रोकन वॉल्स है, वहाँ पे भी सैंड फ्लाई देखने को मिलती है। सैंड फ्लाई की जो बाइट है वो पेनफुल रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस और स्मॉल स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस होस्ट जीनोम यूज करके अपना रिप्रोडक्शन करता है। इनका पैथोजेनेसिस इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया है, बट इतना हमें पता है कि समहाउ ये नर्वस सिस्टम से ट्रैवल करके सीएनएस तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो न्यूरोनल सेल्स का रैपिड एपोप्टोसिस करते हैं और रैपिड न्यूरो डिजनरेशन भी होता है। तो ये नर्वस सिस्टम के सेल्स को इन्फेक्ट करके आरएनए से अपना जीनोम होस्ट जीनोम यूज करके न्यू वायरसेस का प्रोडक्शन होता है और ये सेल्स का रैपिड एपोप्टोसिस हो जाता है। तो हमने काफ़ी सारे केसेस को स्टडी किया जो नागपुर में, वारंगल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में जो आउटब्रेक हुए। तो ये सारे कॉमन सिम्टम थे। उसमें फीवर, वोमिटिंग, अल्टर्ड सेंसोरियम, कन्वल्जन्स, डायरिया, कफ एंड हेडेक। लेकिन आप देखोगे तो ये सारे वायरल इन्फेक्शन में ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर वायरल इन्फेक्शन? तो इनका है स्पीड ऑफ सिम्टम। तो मेजोरिटी केस में ऐसा देखने को मिला है कि इनिशियल सिम्टम इज हाई ग्रेड फीवर विद हेडेक और वोमिटिंग, और विद इन 24 आवर में सीएनएस सिम्टम जिसमें कन्वल्जन्स, अल्टर्ड सेंसोरियम, डिसेरेब्रेट पोस्चर एंड कोमा एंड रैपिड डेथ। तो ये प्रोसेस 24 आवर में देखने को मिलता है, विच इज टू फास्ट एज कम्पेयर टू अदर इन्फेक्शन। क्योंकि दूसरे इन्फेक्शन में क्या होते हैं, सिम्टम आते हैं एटलीस्ट 1 वीक के बाद में हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं, बट चंदीपुरा वायरस में विद इन 24 आवर में हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले हैं। तो कॉमनली ये जो एनाटॉमिकल हम देखें पैथोलॉजी, तो इट कॉजेज ब्रेन स्टेम एन्केफेलाइटिस। एंड इससे क्या होता है कि ऑन प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि ओक्यूलोकेफेलिक रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहते हैं, सिमेट्रिकल पिपिलर एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। काफ़ी केसेस में पेशेंट आते हैं तभी डायलेटेड पिपिल रहते हैं, और काफ़ी रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज के साथ आते हैं क्योंकि ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेंट्रल हाइपरवेंटिलेशन, बिटोट्स ब्रीथिंग, इंटरमिटेंट प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी गैप्स देखने को मिलते हैं। सो ये सारे जो साइन है वो बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टेम एनकेफेलाइटिस की वजह से देखने को मिलते हैं। हमने काफ़ी सारे केसेस को एनालाइज करके देखा कि कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन या रेडियोलॉजी या सीएसएफ से कुछ हमें क्लू मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड वर्कअप नॉर्मल थे, डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, इवन काफ़ी सारे केसेस में एमआरआई और सीटी ब्रेन के इनिशियल फाइंडिंग्स भी नॉर्मल थे, सीएसएफ भी ऑलमोस्ट नॉर्मल थे। तो रूटीन एग्जामिनेशन से हमें डायग्नोस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो पेशेंट का बहुत हाई ग्रेड फीवर है ऑन एडमिशन, जिसका ओक्यूलोकेफेलिक रिफ्लेक्स एब्सेंट है और जिनका जीसीएस स्कोर लेस देन 7 है, उसमें नियर 100% मोर्टेलिटी देखने को मिली है। तो अभी सबका यही क्वेश्चन है कि क्या ये पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है? तो जो अच्छे पॉइंट है वो है कि देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो एज कम्पेयर टू कोविड ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा मिला है कि एडिस मॉस्किटो कैन बी वेक्टर। तो हमें पता है एडिस मॉस्किटो इज एवरीवेयर, तो ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है। दूसरा है कि इनिशियल एग्जामिनेशन से हमें डायग्नोसिस नहीं मिलता। जैसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ब्लेंची रैश देखते हैं, पाम एंड सोल में स्वेलिंग एंड पेन देखते हैं, तो हम क्लिनिकली कुछ चिकनगुनिया, डेंगू ऐसा डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट इसमें कोई देयर इज नो पैथोगनोमिक क्लिनिकल साइन। बहुत ही हाई मोर्टालिटी, ऑलमोस्ट 75% देखने को मिली है, और अब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट अच्छा नहीं है। डायग्नोसिस के लिए हमें सीरम एंड सीएसएफ सैंपल एनआईवी लैब पुणे में भेजने पड़ते हैं, जहाँ पे पीसीआर रन करते हैं एंड वी गेट अ रिजल्ट। देयर इज नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन इज अवेलेबल। कुछ केसेस में ऐसे देखने को मिला है कि इनिशियल मेरिटोल यूज करने से एडिमा कम होता है एंड देन इट कैन बी लाइफ सेविंग ऑल्सो। ऑलमोस्ट सारे केसेस को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी गई है। तो प्रिकॉशंस तो हम सबको पता है, जो अदर मॉस्किटो बोर्न डिसीज में हम प्रिकॉशंस रखते हैं।
वैसे ही हमें मॉस्किटो नेट टू मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड होम, जो भी ब्रीडिंग प्लेसेस है वो कम करना है, और चिल्ड्रंस को रेगुलर हैंड एंड लेग वॉश करने हैं। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट काफ़ी सारे अलग अलग इंडिया के रीजन्स में भी इनके ब्रीडिंग प्लेसेस देखने को मिले हैं। और दूसरे काफ़ी सारे एनकेफेलाइटिस है जो हम मानसून सीजन में देखते हैं, जैसे डेंगू एनकेफेलाइटिस, चिकनगुनिया एनकेफेलाइटिस, जीका वायरस, निपा वायरस, जापानीज एनकेफेलाइटिस। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है स्पेशली मानसून सीजन, तो आपको अदर एनकेफेलाइटिस को भी माइंड में रखना है। कॉमन जो बच्चों में दिखता है जो आउटब्रेक करता है वो है जापानीज एनकेफेलाइटिस। तो चंदीपुरा से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो चंदीपुरा में बहुत ही शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, 1 to 2 days, वाइल जापानीज एनकेफेलाइटिस में 5 to 15 days का। दूसरे जो सिम्टम है जीआई सिम्टम, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, वो चंदीपुरा में मिलते हैं जो जापानीज एनकेफेलाइटिस में नहीं मिलते हैं। कन्वर्जन है वो विद इन फ्यू आवर ऑफ सिम्टम, इनिशियल सिम्टम में दिखते हैं, वाइल कन्वर्जन कैन बी सीन 1 to 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जब भी हम एंटी कन्वर्जन देते हैं उनका रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आर रिफ्रैक्टरी। वेल जापानीज एनकेफेलाइटिस में हमें रिस्पॉन्स दिखता है। वेरी रैपिड डेथ विद इन 48 आवर में काफ़ी केसेस में रैपिड डेथ हुआ है, वाइल जापानीज एनकेफेलाइटिस 9 days तक पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। पेशेंट जब भी रिकवर करते हैं, जो भी केसेस रिकवर, उसमें न्यूरोलॉजिकल सिक्वेली इतना नहीं देखने को मिली है, वाइल जापानीज एनकेफेलाइटिस में न्यूरोलॉजिकल सिक्वेली देखने को मिली है। अगर पेशेंट रिकवर करेगा तो विद इन 1 week में रिकवरी देखने को मिल सकती है, वाइल जापानीज एनकेफेलाइटिस वाले जो पेशेंट है वो बहुत टाइम लग जाता है रिकवरी में। अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंट्रोल फ्यूचर पेंडेमिक, क्या हम फ्यूचर में आने वाले और पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं? जस्ट टू रिमाइंड यू इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड है। एंड अगर आप इवोल्यूशन का थियरी देखें तो सबसे हमारे से पहले सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेक्टर, वो सब हमारे से पहले आए थे और हम लोग सबसे बाद में आए हैं। सो दे अलाउड अस टू लिव ऑन प्लेनेट। तो वो लोग प्लेनेट को कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, न ना कि हम कंट्रोल करते हैं। ये जस्ट मैंने ऐसे एक स्लाइड बनाया था ह्यूमन वर्सेस वायरस में। तो ह्यूमन इज अ ईगो प्रॉब्लम, while virus don't have a ego problem. Transfer of information is slow between human to human, while it is very fast in between virus. Humans अपने हर बार एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं, while virus they always help each other, जीन ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। एक्सेप्टिंग चेंजेस इज स्लो इन ह्यूमन, वाइल वायरस में फास्ट है। तो हम मानते हैं कि फ्यूचर में जब भी पेंडेमिक या जो भी होगा उसमें वायरस ही अपने सुपीरियर साइड पे होगा ह्यूमन के कंपेरिजन में। ये कुछ डब्ल्यूएचओ साइड से मैंने निकाले हैं कि ये जो वायरसेस है ये फ्यूचर में रिस्क है इनका, फ्यूचर पेंडेमिक का। तो थैंक यू सो मच। ये एक हमारा स्मॉल एफर्ट था आपको बेसिक चंदीपुरा वायरस के बारे में अपडेट करने के लिए। ये कोई फाइनल टॉक नहीं है। जब भी कोई नया वायरस मिलता है तो उसमें काफ़ी नया रिसर्च देखने को मिल सकता है। तो आप हमेशा अपडेट रहिए, जो भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये जस्ट आपको एक बेसिक वायरस को समझने के लिए हमारे एक एफर्ट था। थैंक यू सो मच।